नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता पर श्रमिकों ने किया हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठी। कोरोना संक्रमण काल में रक्त की कमी को पूरा करने लगाया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। अज्ञात कारणों से हुई महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अब खबर विस्तार। लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों से लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। वहीं आने वाले श्रमिक भी लोड ट्रकों में सवार होकर सफर कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ओर जा रहे हैं, जिन्हें यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोककर बसों के माध्यम से उनके घरों में भेजा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मानवता का पर्चा देते हुए पैदल चल रहे यात्रियों को बसों के माध्यम से बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रति उदासीनता बरतते हुए श्रमिकों को चाक घाट बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, जिसके कारण बॉर्डर में करीब 10 से 15 हजार श्रमिक इकट्ठे हो गए। वहीं इसके बाद मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चाकगढ़ बॉर्डर भ्रमण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा काफी कम मात्रा में बस चलाए जाने से देर रात श्रमिकों ने हंगामा कर दिया, जिन्हें काबू में करने पुलिस द्वारा बल का प्रयोग कर हंगामे को शांत किया। वह मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा वाहनों की व्यवस्था कर उत्तर प्रदेश भेजा गया। वहीं इस बल प्रयोग में कुछ को हल्की चोटें भी आई। इस घटना के बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो भी श्रमिक जिस माध्यम के द्वारा आ रहे हैं उनको उसी माध्यम के द्वारा प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। प्रस्तुत एक झलकी एवं श्रमिकों विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अनुसार। खाली बोतल पानी नहीं मिलने वाले हैं भैया चित्रकूट। कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरत से सूरत से आ रहे हैं। और यहाँ पर मतलब कैसे क्या रोका गया आपको? यहाँ पे देखिए हम लोग वहाँ से अपना साधन करके आए थे। हाँ, यहाँ पे बॉर्डर पे पीछे रुकवाया गया चाक घाट में। चाक घाट पुलिस प्रशासन द्वारा? हाँ, चाक घाट पुलिस प्रशासन की बड़े अधिकारी थे, यूपी पुलिस के भी थे। हाँ, वहाँ पे हम लोगों को रोका गया, बोला तुम लोगों को बस से भेजा जाएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ से अपने साधन से नहीं जा सकते। हाँ, फिर 1 घंटे बाद वो प्रशासन बोलते हैं वहाँ की कि अपने साधन से आप लोग चले जाइए। और इसके बाद वहाँ देखा गया तो ना तो कोई जहाँ तक कि ना यूपी पुलिस का कोई कांस्टेबल, ना एमपी पुलिस का कोई भी कांस्टेबल नहीं था। कोई भी नहीं था। सारे मजदूर चक्का जाम कर दिए थे। हम लोग सिर्फ चक्का जाम किए थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे। हाँ, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। या पुलिस इधर से गई, क्या मांग रहे थे आप? हम लोग बोल रहे थे कि सिर्फ हम लोगों को अपने घर तक पहुँचाया जाए, अगर रोका गया है सिर्फ पहुँचाया जाए। और या तो फिर उतने टाइम छोड़ दिए होते हम लोग अपने टाइम घर। खाना पीना व्यवस्था क्या था? पानी कुछ नहीं, कोई व्यवस्था? थोड़ा सा खाने का वो एक बार भेजा गया था, जो थोड़ा बहुत लोगों को बटा। बाकी कोई भी नहीं, ना पानी, ना कुछ पानी का, ना कुछ कोई। ये कई लोग बताए कि आप मार खाए भी हैं, पुलिस प्रशासन मारी है आपको? पुलिस प्रशासन 10-12 लोग बहुत मारे। ये पूरा भी बहुत मारे हैं। चोट जो लगा है आपके हाथ में वही है? हाँ, ये पुलिस वाले लेटा के ले गिर दिया था। अपना मुँह नीचे करो। कल रात में ये मजदूर जो यूपी के महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं, यूपी में प्रवेश करने के दौरान कुछ यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में व्यवस्थाओं को लेके कुछ समय लगा था, जिसके कारण 2-3 घंटे मजदूरों को परेशान होना पड़ा। विषय ये था कि जिन ट्रकों से वो लोग जा रहे थे वो ट्रक से आगे जाएं कि यूपी गवर्नमेंट अपने बस भेजेगी कि मध्य प्रदेश अपने बसों से उनको पहुंचाएगी। इन सब को लेके बातचीत चल रही थी। यूपी सरकार से कुछ बसें आई, कुछ यहाँ रीवा से बसें भेजी गई और अंततः मामला सुलझ गया और सारे मजदूर जो हैं वो प्रसन्नता के साथ बसों में सवार होके, और अब तो ये भी तय हो गया कि जिन ट्रकों से वो आ रहे हैं उन ट्रकों से ही वो गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। इस प्रकार की दोनों सरकारों के बीच में सहमति बन गई है। इसलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो परेशानी कल आ गई थी वो आगे नहीं आएगी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कई मीडिया ग्रुप्स में ये चल रहा है कि 2 दिन से वहाँ पे भीड़ लगी थी और 2 दिन से लोग वहाँ भूखे प्यासे बैठे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो घटनाक्रम जिसकी बात हो रही है ये कल का घटनाक्रम है। कल दिन में प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था कि कुछ जो लोग ट्रकों से आ रहे हैं और उनको प्रयागराज में ट्रकों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। संभवतः ये निर्णय जो एक्सीडेंट में डेथ हुई हैं और ये कानपुर के पास उनके प्रकाश में लिया गया था और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि करीब 40 बसें वो लोग लगाएंगे और जिनसे कि जो भी ट्रैफिक यूपी बाउंड का ट्रैफिक है, यूपी की तरफ प्रयागराज की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, वो उन बसों के माध्यम से वहाँ भेजा जाएगा।
तो हम लोगों ने मैं रीवा से एसपी रीवा, उधर से एसएसपी प्रयागराज, कलेक्टर प्रयागराज, हम लोग वहाँ पे शाम को मिले और चांगघाट बॉर्डर के करीब 500 मीटर पहले एक अच्छी जगह है जो बड़ी खुली जगह है जहाँ पे लोगों को सेफली उतारा जा सकता था। वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि लोगों को उतारा जाए और वहीं पे जो बसेज यूपी से आनी थी प्रयागराज से वो आ करके उनको कलेक्ट करेंगी। शाम को 4 बजे से इनको लोगों को उतारा जाने लगा क्योंकि 5 बजे से आश्वासन था कि बसेस आएंगी और 1-2 घंटे में ही वहाँ पे करीब 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और यूपी प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे तक केवल 10 बसें वहाँ पे पहुँच पाईं, जो भी कारण रहा हो, जिनके पास कोई माध्यम नहीं था जाने का। तो रीवा प्रशासन ने 23 बसेस अपने यहाँ से रीवा हेडक्वार्टर से रवाना की, बट क्योंकि आप जानते हैं हेडक्वार्टर और चांगघाट के बीच में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है आने के लिए नॉर्मल गाड़ी को, और तो उनको समय लग रहा था। इसी बीच में वो 200-300 लोगों ने सड़क पे जाम कर दिया हाईवे को कि हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है। ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है मीडिया में कि कुछ खाने की वजह से लोग आक्रोशित थे, क्योंकि लोगों को 4 बजे ही रोका गया था और 8 बजे की ये घटना है। 7 बजे मैं स्वयं वहाँ से लौटा हूँ। तो जब 8 बजे तक नहीं हुआ तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया रोड पे। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया गया, वहाँ पे हमारे एसडीओपी, थाना प्रभारी और सभी बल वहाँ पे मौजूद था। सभी को समझाने की कोशिश किया गया कि भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन जाहिर है मजदूर आक्रोशित हैं और आक्रोशित हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया। अब क्योंकि जब पथराव शुरू हो गया तो आमजन की वहाँ पे जान को सुरक्षा हो गया, खतरा पैदा हो गया कि पत्थर लग जाए वहाँ पे लोग, और जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, आसपास रहने वाले हैं, दुकान वाले हैं और भी जो ट्रक वाले हैं, उनकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद हल्का सा लाठियों को, जिसको कहते हैं, हवा में लहराना और दिखाना और लोगों को डरा के भगाना, वो काम वहाँ पे किया गया। उससे अधिकांश लोग, सब लोग रास्ते से हट करके किनारे बैठ गए। मात्र एक व्यक्ति ऐसा था उसमें जो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और वो हो रहा था और वो सड़क के ऊपर लेट गया और वहाँ से नहीं उठ रहा था और वो ट्रक के आगे आके बैठ गया, लेट गया कि अब हम नहीं उठेंगे। उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करके उसको वहाँ से उठाया गया उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, और बाद में ये ट्रैफिक पूरा क्लियर हो गया और सारे लोगों को ये बताया गया कि ये मध्य प्रदेश तो पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। हम लोग ने ले जा करके इनको बॉर्डर पे, प्रयागराज बॉर्डर पे रोक दिया, वहाँ पे जा करके इन लोगों को फिर बैठाया गया और रात में जो 23 बसें रीवा से गईं और फिर उनको प्रयागराज हम लोग ने पहुँचाया। रात में 3 बसें प्रयागराज से भी आईं और 3 + 23 यानी 26 गाड़ियों से फिर इनको वहाँ पहुँचाया। मध्य प्रदेश में जो पॉलिसी है, बहुत स्पष्ट पॉलिसी है कि कहीं से भी अगर किसी दूसरे प्रदेश का ट्रैफिक अगर आ रहा है, कोई माइग्रेंट लेबर का, तो उसको हम लोग बॉर्डर पे ले जा करके छोड़ने का हम लोग को सबको निर्देश है। कोई भी कहीं पैदल नहीं चलेगा। ये जाहिर है कि क्योंकि रीवा आखिरी जिला है मध्य प्रदेश का, तो सभी ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। डेली मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांगघाट बॉर्डर पे करीब 7 से 10 हज़ार के बीच में डेली ट्रैफिक, यूपी बाउंड ट्रैफिक क्रॉस करता है। इसी प्रकार से जो हमारा हनुमाना बॉर्डर है वहाँ पे भी क्रॉस करता है। अब 10 हज़ार लोगों को जब आप रोकेंगे या उनको पर्याप्त व्यवस्था नहीं देंगे तो ये स्वाभाविक है कि लोग आक्रोशित हो जाएंगे। और क्योंकि सुबह भी कोई व्यवस्था बसों की नहीं हो पाई प्रयागराज की तरफ से, तो लोग वहाँ पे सुबह फिर आक्रोशित हो गए। 7 बजे से ही वहाँ फिर भीड़ लग गई 2-3 हज़ार लोगों की, और उसके बाद जाहिर है जो घटना हुई आप बता रहे हैं कि लोग अंदर भी चले गए और फिर उसके बाद अव्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों प्रशासन, पुलिस, रीवा और प्रयागराज आपस में समन्वय करने की कोशिश कर रहा है और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न प्रांतों से आने वाले श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल जा रहे हजारों प्रवासी श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराने विगत दिवस हरिहरपुर में रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा सामाजिक संस्था भैयालाल शुक्ल सेवा संस्थान व नागरिक मंच के तत्वाधान में 22 पास क्षेत्र में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ किया गया। इस कड़ी के तहत विस्थापितों को भी भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि राजेश पांडे, विवेक दुबे सहित शंकर साहनी, कौशल गुप्ता, वेंकटेश पांडे, सरदार प्रहलाद सिंह सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं यात्रियों सहित विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अनुसार। अलीजान अहमद। कहाँ से आप लोग चले? बम्बई से। कब चले हैं आप लोग? कल
रात को चले रमेश कहाँ से? कुरला से। खुला से। कितने लोग चले वहाँ से? कम से कम 12 जन। 12 जन। 12 लोग। हाँ। और गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में करीब कोई अंदाजा ऐसा नहीं है कुछ। अंदाजन 100-200? नहीं 100-150 नहीं होगा, 60-70। 85 लोग 80-85 60। हाँ। देखिए, बड़ी मात्रा में हज़ारों की संख्या में जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार झारखंड के भी हैं, वो रीवा बाईपास से निकल रहे थे। ऐसी सूचना मिली कि कुछ लोग पैदल निकल रहे हैं, उनको चप्पल की भी आवश्यकता है, भूखे निकल रहे हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है, ट्रकों में बैठ के जा रहे हैं। तो मैं नागरिक मंच को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अन्न क्षेत्र शुरू किया, और इस अन्न क्षेत्र में आप देखिए कि जितने लोग निकल रहे थे वो सारे मजदूर जो बाहर बेचारे काम करते थे वो यहाँ पर उतर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में जितने दिनों तक अप्रवासी मजदूर निकलेंगे उनके भोजन की यहाँ पर व्यवस्था है। हमने कहा पानी का ऐसा इंतजाम करें तो नहाना चाहें तो नहा भी लें, और इस प्रकार से अपने सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए इन लोगों को राहत प्रदान करें। विगत रात्रि छोटी दरगाह परिसर में संचालित कबाड़ की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग में करीब 2.5 लाख का कबाड़ जलकर खाक हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा मिली सूचना के बाद अमैया पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कमसरियत निवासी सलमान खान द्वारा कबाड़ की दुकान संचालित करता है। वह शाम 7 बजे दुकान बंद कर चला गया था। प्रस्तुत एक झलकी एवं सोनू मुस्लिम सहित SI ऋषभ सिंह से जानकारी के अंश। अस्पताल से लौट रहे थे, आ रहे हैं, छोड़ कर क्या है ना, पूरी तख्ती है ना यार, ज़्यादा बड़ी थोड़ी रही है में यार, क्या तख्ती वगैरह है ना। बहुत सही काम। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मालूम हुआ तो आग लग गई, काफ़ी अच्छा नुकसान हुआ है इनका। सब्जी का गोदाम था वो जल के खाक हो गया है, और हम लोग को किसी पर शक नहीं है। अब कैसे लगी नहीं मालूम। ऑनर कौन है इनका? ऑनर कौन है? सलमान अंसारी, पिता सफरू अंसारी। ये कंट्रोल रूम से पॉइंट चला था कि छोटी दरगाह के पास आग लग गई है। तत्काल सूचना मिलते ही हम अपने स्टाफ के साथ मौके पे आके देखे तो यहाँ पे एक कबाड़ की दुकान के कार्टून पड़े हुए थे, इसमें आग लगी हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड बुला के इसको कंट्रोल कर लिया गया है मौके पे। अभी आग थोड़ी थोड़ी है तो उसको पूरी बुझा दी गई है। यही जानकारी। दमकल की गाड़ियाँ अभी आई हैं? क्या चीज़? दमकल की गाड़ियाँ कितनी आई हैं? एक गाड़ी आई थी, वो पूरा बुझा के चली गई है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में केशव रक्तदाता क्लब द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 2 दर्जन रक्तदाताओं द्वारा पहुंच रक्तदान किया। इस दौरान सिख समाज के करीब आधा दर्जन युवाओं ने भी इस पुण्य कार्य में रक्तदान किया। वहीं संस्था के डॉक्टर ज्योति सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। वहीं रक्तदाता भी अस्पताल आने से डरते हैं, इसलिए संस्था द्वारा मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं डॉक्टर ज्योति सिंह से जानकारी के अंश। क्या नाम है भैया आपका? दलजीत सिंह। तो रहने वाले कहाँ के? रीवा।
आज ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब तक कितनी बार कर चुके हैं? सर पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेकंड टाइम कर रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए लास्ट ईयर 17 में कोई किया था और उस समय अपने सिख पंजाबी समाज की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। और इस समय तो समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ब्लड की ही है, क्योंकि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रशासन हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये तो सीधे सीधे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा सहयोग है उनके लिए। तो यही निवेदन है कि सभी लोग जितने यूथ कर सकते हैं वो आगे आएँ। बस यही निवेदन है आप सबसे। धन्यवाद। आज ये शिविर लगाया गया है, क्या उद्देश्य है? कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कौन कौन? ये शिविर हम लोगों ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण हमारे जो हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है इसमें ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। और अक्सर हम लोग का जो एक ब्लड डोनेशन ग्रुप है उसमें हम लोग देखते थे कि रोज़ 4-5 रिक्वेस्ट आती थी कि ब्लड उपलब्ध नहीं है, ब्लड का अरेंजमेंट करें। तो हम लोगों ने सोचा एक कैंप करते हैं। और क्योंकि सारे रक्तदाता जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा संक्रमण की वजह से हॉस्पिटल में आने से डर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज में करेंगे, क्योंकि यहाँ रोगी भी नहीं हैं और स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, 2 महीने से क्लासेस बंद हैं, तो यहाँ सुरक्षित स्थान है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है, आप देख रहे होंगे अभी तक में हम लोग 7वां ब्लड डोनेशन चल रहा है और बाहर काफ़ी सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं जो कि ब्लड देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग पूरा अरेंजमेंट किया। ये कितने तक जारी रहेगा? ये अभी हम लोग 2 बजे तक चलाने का सोच रहे हैं। श्यामशाह चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर राजेश पटेल की संस्था टीच टू ईच के तत्वाधान में लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए टीच टू ईच किचन के माध्यम से प्रतिदिन 1000 लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया, जिसका शुभारंभ आज रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुख कुमार भार्गव द्वारा किया गया। इस अवसर पर चिकित्सक समुदाय सहित स्वयंसेवी संगठन इनके सहयोग में लगी हुई है। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुख कुमार भार्गव व डॉक्टर राजेश पटेल से जानकारी के अनुसार। भाई सबको मिलेगा, आराम से आओ। आप साउंड बंद करो। इनकी मदद करना, इनकी यात्रा को सुलभ बनाना और इनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। चाहे मजदूर किसी भी राज्य के हों, किसी भी प्रदेश के हों, हमारे अपने हैं, हमारे अपने मजदूर भाई हैं। उन्हें यहाँ भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं, छोटे बच्चों और बिस्कुट उपलब्ध कराए गए हैं और किसी भी तरह की इन्हें परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए पानी भी इनको उपलब्ध कराया। साथ साथ में हैंड सैनिटाइजर और जो मास्क है वो भी इनको उपलब्ध कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में जहाँ भी मजदूर चल रहे हैं उन्हें भोजन समय पर मिल जाए, किसी तरह की दिक्कत न हो। उसी तारतम्य में रीवा संभाग से जो भी मजदूर यहाँ से दूसरे प्रदेशों के लिए निकल रहे हैं उन्हें अलग अलग स्थानों पर स्वयंसेवी संगठनों ने और टीच टू टीच जो एक स्वयंसेवी संगठन है उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उन सब मजदूरों को जो भी गुजर रहे हैं उन्हें रोक कर जो है भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक मानवीय कल्याण का काम है और निश्चित रूप से हमें संकट की घड़ी में इन सबकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और प्रशासन की ओर से भी सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। टीच टू टीच किचन का उद्देश्य क्या है? सर टीच टू टीच का वैसे तो प्राइमरी उद्देश्य एजुकेशन को लेकर बनाया गया था और सबसे शुरू में हमने उसको प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया। हमारे साथियों ने जो टीच टू टीच के हमारे साथी हैं शुरू से हमने करीब 22-23 गाँव में इसको शुरू किया पढ़ाने के लिए। पर जब ये त्रासदी हुई और जब हमने देखा कि लाखों मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे निकल रहे हैं तो हमें लगा कि हमें अपने जो इस ग्रुप का हमारे सदस्यों का वो है और रीवा के जो लोग हैं उनके साथ मिल करके और उन मजदूरों के लिए कम से कम कुछ तो करें। हम बहुत कुछ उनके लिए नहीं कर सकते लेकिन कम से कम हमें भूखे और प्यासे रीवा से ना जाने दें। इसलिए हमने ये तय किया कि टीच टू टीच एजुकेशन के अलावा हम टीच टू टीच एक किचन बनाएंगे। वो किचन निःशुल्क जो मजदूर इस हाईवे से गुजरेंगे उन हज़ारों मजदूरों को पर डे हम निःशुल्क खाना पानी दूध बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराएंगे। ज़रूरत पड़ने पर उनको दर्द बुखार की दवाइयाँ भी हम देंगे
और जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की तो हमारे जैसे ही रीवा में खबर लगी, आपको यकीन नहीं होगा कि कई ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे संभ्रांत लोग हमारे साथ आए जिनसे हमारा कभी कोई परिचय नहीं रहा, पर उन्होंने मिल करके, इन्हें डोनेशन दे करके, कुछ लोगों ने सामान दे करके, और ये तय किया है कि हम इस मुहिम को कंटिन्यू रखेंगे। रीवा से गुजरने वाला कोई भी मजदूर भूखा और प्यासा आगे नहीं जाएगा। ये हमारा संकल्प है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, और मेरी उम्मीद है कि रीवा के लोग मिल करके इसे पूरा करेंगे। तो कब तक चलेगा ये? सर, ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ से एक मजदूर भी गुजरेगा। हम तब तक इसको चलाएंगे, और उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते कम तक लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। लगभग 2000 पैकेट्स पर डे खाना हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उतने ही लगभग 2 गुना पानी, 4000 पैकेट पानी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पानी की आवश्यकता बहुत है, और पानी के पाउच में कम से कम एक आदमी के 2 से 3 पाउच चाहिए होते हैं। और उसके अलावा बच्चों के लिए दूध कम से कम 50 लीटर 30 लीटर जितना भी हम अरेंज कर पाएंगे वो दूध हम उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो बाकी प्रिकॉशन है उनको और किसी तरह मेडिकल हेल्प लगेगी तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे वही उनकी पूरी हो जाए। कटी मेरी जब मैंने उनकी इतनी तकलीफ़ों में देखा हूँ, तो हम ये समझ रहे हैं कि अब इसके बाद कम से कम हमें खुद को इतना सुकून मिलेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। आज प्रातः मनगांव थाना क्षेत्र के मणिकवार चौकी में घर के अंदर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या की खबर के बाद एफएसएल टीम के साथ पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का सुधा वर्मा अपने घर में अकेली रहती थी। वह उसके घर का दरवाजा बंद था, जबकि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। अभी हत्या का कारण अज्ञात है। प्रस्तुत है परिजन सहित चौकी प्रभारी सुप्रिया जैन से जानकारी के अनुसार। आपका नाम क्या है? कलावती। अच्छा, ये जो वो हैं डेथ हुई हैं, इनका ये आपकी बच्ची हैं? जी, हमारी बच्ची नहीं है। क्या नाम है इनका? सुधा। तो कब पता चला आपको कि हम कल सरपंच पता कल हेरे लागन, हम कहनी आज काहे नहीं आई, कहाँ चली गया, गमाई चली जाता ही लेके चूड़िया उड़िया। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? लड़का 10 साल 12 साल की। तो यहीं रहती थी? कहाँ शादी हुई? यहाँ रहत रही, 2 जगह की हैं, दोनों जगह छोड़ गए। तो जगह गमाई बाग गए कही के ना बाग घर में रहो, तो कहे अम्मा कई रोज खबाऊ तू मर जावे तो के घर बाप माता जी। ये घर किसका है जिसमें वो रहती थी? जिसमें उनके के घर बार साहब के विदेश सिंह किराया से ले रखी थी? किराया से नहीं, टोपरी भर धारा रही, पौड़ा तो आवे गमाई से तो इनमें टोपरी धई दे और चली जाए। तादों से पहले 2-3 महीने गंगी के रात रही, फिर यह कोरोना तक घर ही आ जाओ। अच्छा, आपको किसी के ऊपर शक है? अब हम साहब हमारे तो हम तो दुश्मनी हम चले जाओ कह रहे हैं, उठावे तो तुम खा नहीं दौड़ा, ये भगवान के मुँह चल रहे हैं। ठीक, बताइए आपका नाम क्या है? शंकर वर्मा। शंकर वर्मा। वर्मा जी, जो ये हादसा हुआ है, डेथ हुआ है यहाँ पे, तो वो कौन है? ये हमारी बहन है। क्या नाम है उनका? सुधा वर्मा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इनको मार के? सर, क्या था कि वो यहाँ किराए से घर ली थी। हाँ। तो मतलब मम्मी जब घर रात को नहीं आई, हाँ। सोची यहीं रुक गई। ये घर किसका है? घर ये सर फरेंदा का, क्या विकास सिंह का है। विकास सिंह का है। तो ये इसी घर में रहती थी, आपके साथ रहती? नहीं, वो तो अभी मतलब परसों तक है हमारे साथ ही थी। अच्छा, मतलब जिस दिन वो हुआ है उस दिन 6:30-7 तक वो घर में थी। फिर उधर से इधर आई तो हम लोग सोचे शायद रूम में रुक गई हो। अच्छा, आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? जी है सर, लेकिन उनको लिया गया है थाने में। जिनके ऊपर शक है उनका नाम क्या नाम है उनका? नाम सर एक का सुमन वर्मा है। हाँ। और एक और है उसकी बहन छोटी। तो किस बात पे उनका ऐसा कुछ विवाद था? नहीं, विवाद कुछ नहीं था। क्या था, इधर पूछा गया कि शाम को 7 बजे उधर से उसके साथ ही टहल रही थी इधर। अच्छा, आपकी बहन है, उनके कहाँ चोट लगी है ऐसा कुछ? जी सर, जी चाकू से वार किया गया सर। कहाँ लगा हुआ है? ये सिर, पीठ, पीछे, गले में सर। गले में और पीठ में? जी सर। धारदार हथियार से? जी सर, जी। तो आपका क्या कहना है कि ये मर्डर है? जी सर। मैम, जो यहाँ पे अभी हादसा हुआ है, जो बॉडी मिली है, कल शाम को हमको 6:45 बजे के लगभग जानकारी मिली थी जी कि एक कच्चे मकान में सामने जी एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है जी। हमने आकर देखा तो कच्चे मकान में पीछे की तरफ जी ग्राउंड की साइड बॉडी पड़ी हुई थी कमरे में जी। फिर हमने बॉडी का परीक्षण किया
जी। उसकी जांच पे अभी कोई कारण पता नहीं चला है मृत्यु का। जैसे ही पता चलता है तो फिर आपको जानकारी दी जाए। तो बॉडी में कोई चोट के निशान? बॉडी में कुछ चोट के निशान पाए गए हैं, पर पीएम के बाद आपको जो भी है तो वो सब क्लियर बता दिया जाएगा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें वर्त में। उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता पर श्रमिकों ने किया हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठी। कोरोना संक्रमण काल में रक्त की कमी को पूरा करने लगाया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। अज्ञात कारणों से हुई महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।